नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रुचिर शर्मा ने एक अपनी किताब लिखी है और उसी किताब के सिलसिले में उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत के जो वर्तमान मीन्स आर्थिक व्यवस्था है और जो पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके रिगार्डिंग कुछ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट बात कही। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि मीन्स कैपिटलिज्म का जन्म जिस हिसाब से हुआ था और मीन्स कैपिटलिज्म के बारे में जो उसके जो पुराने थिंकर है उनका जो कहना था और आज के टाइम जो कैपिटलिज्म जैसे फंक्शन करता है, इस दोनों में बहुत अंतर है। रुचिर ने कहा कि कैपिटलिज्म का जो शुरुआती फेज है वो इस बात का है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा और गवर्नमेंट का जो है कम से कम इंटरवेंशन होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ता गया और आप अभी भी देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म का जो है मिस इल्जाम लगता है कि वहाँ की सरकार कुछ पार्टिकुलर कंपनीज को बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं, वो चाहे साउथ कोरिया में हो, वो चाहे जापान में जुजुत्सु में हो, वो चाहे अभी वर्तमान हिंदुस्तान में हो। तो कहने का ये मतलब कि उनका कहना था कि कैपिटलिज्म का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उससे जो है अभी के जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वो अलग तरीके से फंक्शन करता है और इसमें कई गवर्नमेंट का भी अपना रोल है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा बढ़ गया है। रुचिर ने कहा कि पूरे दुनिया में जो सबसे अधिक बिलियनर बने वो बने साल 2020 में, जिस टाइम पूरा वर्ल्ड जो है कोरोना से लॉकडाउन से जूझ रहा था और खुद आरबीआई का रिपोर्ट है कि भारत में लगभग 96% लोग का जो है आमदनी उसमें घटा है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक बिलियनर साल 2020 में बने और अगर आप अभी का अगर टोटल आंकड़ा उठाए तो पूरे दुनिया में लगभग 3000 बिलियनर है, 3000 बिलियनर मींस एट द टाइम इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। तो ये है टोटल बिलियनर्स की जो संख्या है। उसके बाद उन्होंने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की और वो मुद्दा था कि कैसे जो सरकारें हैं वो अपने जीडीपी का एक हिस्सा खर्च करती हैं, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कौन सा कंट्री कर पाता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि ताइवान जो है वो अपने जीडीपी का 20% खर्च करता है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वही अमेरिका जो है अपने जीडीपी का 40% खर्च करता है और फ्रांस जो है वो अपने जीडीपी का 60% खर्च करता है में जितने भी एसेंशियल चीज हैं उस पर, जैसे कि हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया। लेकिन ताइवान अपने जीडीपी का 20% ही खर्च करके उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाता है क्योंकि ताइवान ने अपने शुरुआती दिनों में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी काम किया और अभी उसकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि वो पैसा एकदम सटीक जगह पे खर्च कर पाता है बिना किसी लीकेज का। करप्शन के भी चांसेस बहुत कम होते हैं और इस तरीके से वो एक कंट्री जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। अगर आप ताइवान की बात करें तो उसका जो जीडीपी है साल 2023 में वो $755 बिलियन था और वहां का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 33,000 प्रति व्यक्ति आय है, मीन्स जो उसका जो पर कैपिटा इनकम है। वही ताइवान जिसका जीडीपी जो है $42 बिलियन था 1980 में। तो कहने का मतलब कि साल 1980 का अगर आप बात करें जब वो उसका जो टोटल जीडीपी है वो केवल $42 बिलियन, वहां से उसने बहुत ही अधिक प्रगति की। जो अगर हम पर कैपिटा इनकम का बात करें तो भारत और चीन के प्रति व्यक्ति आय में अभी अब बहुत अंतर आ गया है। साल 2023 के हिसाब से भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2700 मीन्स प्रति व्यक्ति आय है। वही चीन का जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग $12,000, मतलब लगभग 4 गुना से भी अधिक जो है चीन का प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा है। अगर हम 1980 की बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति आय और चीन का प्रति व्यक्ति आय दोनों समान था। 1995 की बात करें अगर तो चीन का जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग $1795 था और भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1515 था। तो वो थोड़ा सा अधिक था, $1550 के तुलना में $1795 वो थोड़ा अधिक है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो चीन ने इसमें काफी लीड ले लिया है और लगभग भारत के प्रति व्यक्ति आय से उसका जो प्रति व्यक्ति आय वो 4 गुना अधिक है। तो इस पे रुचिर का कहना था कि भारत की सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने पे जो है बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि जिस कंट्री में भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज्यादा हो जाता है, कुछ एक सेगमेंट के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बाकी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसके पास वेल्थ नहीं, उनका ये कहना था कि वो उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। एक बात उन्होंने मेंशन किया स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड हम सब जानते हैं कि वहां पे 26 कैंटोन है, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं वहां पे कैंटोन है, लेकिन रुचिर कहते हैं कि उसका एक अलग ही डेवलपमेंट मॉडल है। वहां पे जो जितने भी कैंटोन है वो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है और हर एक कैंटोन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है। तो उनका कहना था कि इकोनॉमी में बहुत सारे कंट्री के अपने अपने डिफरेंट मॉडल हैं, लेकिन जो एक कैंटोन का जो मॉडल है जो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है और इसीलिए स्विट्जरलैंड में जो है जो वहां की जो कैंटोन्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत ही कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उनका कहना था कि बहुत सारे देशों को सीखना चाहिए कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टेट खुद को सेल्फ सफिशिएंट बना लेता है एक पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन में और किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो बहुत खुशहाल कंट्री भी है, वहां का पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है, वहां का जीडीपी भी बहुत, मतलब कहने का मतलब एक वो मॉडल कंट्री है कि कैसे
दूसरे देश को भी अपने जो है देश को डेवलप करना चाहिए स्विट्जरलैंड के राह पे, और हम वहां से क्या सीख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया वियतनाम के बारे में। वियतनाम एक ऐसा कंट्री, हम लोग सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन में उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और पिछले बीते 20 साल में उसने काफी डेवलपमेंट किया वियतनाम में। तो उनका जो वियतनाम का जो एफडीआई है वो उसके जीडीपी का लगभग 3 से 4% पैसा आता है। और आप जानते हैं जब इतना अधिक मात्रा में एफडीआई आएगा, वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर जो मीन्स जॉब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो भी एफडीआई आता है उसे जॉब्स के क्रिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो जबकि भारत का जो है पहले साल 2015-16 से पहले तक भारत में लगभग जो एफडीआई आता था वो यहाँ के जीडीपी का 2% था, लेकिन अब वो जो है घट के 1% जीडीपी का रह गया, जो हमारा टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एफडीआई लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा एफडीआई आएगा उतना ज्यादा जॉब का जो है क्रिएशन का चांसेस बनते हैं। और आखिरी बात जो उन्होंने कहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि डॉलर पे जो वर्ल्ड का जो डिपेंडेंस है, या अभी भी जो डॉलर सुप्रीम करेंसी बना हुआ है वर्ल्ड पे, उसका क्या कहना था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हर 100 साल पे जो है ना करेंसी चेंज होता है। मीन्स करेंसी का जो डोमिनेशन है वो हर 100 साल पे एक करेंसी से दूसरे करेंसी पे पास करता है। मतलब लगभग 100 साल से डॉलर है, उससे पिछले 100 साल में जो है पाउंड था, उससे पिछले 100 साल फ्रांस की करेंसी थी। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि हर 100 साल पे जो है करेंसी का जो है डोमिनेशन बढ़ता है, और एक नया कंट्री जो है, एक नया करेंसी जो है वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। अब ये देखना है कि आने वाले 100 साल में क्या चाइना का करेंसी डोमिनेट करेगा, या इंडिया का करेंसी डोमिनेट करेगा, या किसी और कंट्री का करेंसी डोमिनेट करेगा। लेकिन जो बात है कि जहां तक डॉलर का डोमिनेशन का, तो ये हमको बिल्कुल मानना है कि अभी भी है, और आगे 10-15 साल कहीं भी डॉलर का डोमिनेशन नहीं जा रहा। लेकिन आने वाले वक्त में वर्ल्ड का जो मीन्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, या जो दूसरे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाइना का किस तरीके से ग्रोथ स्टोरी है, भारत का क्या ग्रोथ स्टोरी है, इन सब चीजों पे ये तय करेगा कि आने वाले 10-15 साल बाद कौन सा करेंसी जो है पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करेगा। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।